नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अभी चुनाव होने वाली है, उसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जो गाइडलाइंस, जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के आम नागरिक हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी स्टेट की चुनाव के बारे में बात करें, तो उसका जो गाइडलाइंस वगैरह होता है, वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर किसी स्टेट के पर्टिकुलर जो स्थानीय निकाय होती है, जैसे जनपद पंचायत, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, तो इसके लिए जो चुनाव कराते हैं, उसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किया जाता है, वो राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, उसके लिए। तो देखिए आप, दोस्तों, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र है, जिसके लिए अभी सामान्य निर्वाचन अ, होने वाला है अभी। तो इसमें अगर बात करें 90 विधानसभा में, तो जिसमें से 51 जो सीटें हैं, वो अनरिजर्व हैं। और जो 29 सीटें हैं, वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, जिसको एस टी के नाम से जाना जाता है। उसमें से जो 10 सीटें हैं, वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है, जिसको एससी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सीटें की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दोस्तों, अगर राज्य में निर्वाचन संपन्न कराने की बात करें, तो इसमें 90 रिटर्निंग अधिकारी और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसमें अधिसूचित किए जा चुके हैं कि आप निर्वाचन संपन्न कराएं, क्योंकि हर जगह में जानते हो दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर होना जरूरी रहता है। तो इस प्रकार से 90 रिटर्निंग अधिकारी और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अधिसूचित किया जा चुका है, और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ये गाइडलाइन जिस प्रकार से जारी किया, उसी के साथ ही आचार संहिता लग गया दोस्तों। अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो निर्वाचन कार्यक्रम की जो घोषणा हुई है, वो प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। जिसमें से इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए, तो ये बहुत सारे, देखिए इसमें निर्देश दिए गए हैं कि अधिसूचना प्रकाशन कब हुआ। तो ये सब दोस्तों आप देख लीजिए। तो इसमें जो 2 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें से अगर मतदान की तिथि देखें, तो 7 नवंबर 2023, जो कि मंगलवार होने वाला है, इसमें सबसे प्रथम चरण में निर्वाचन होगा। उसके बाद 17 नवंबर, 10 दिन बाद, शुक्रवार को दूसरा चरण में क्या होगा, निर्वाचन होने वाली है। और इसी निर्वाचन के बाद जो मतगणना की तिथि होगी, वो 3 दिसंबर 2023 को है। और जो सेकेंड पाली की जो मतगणना होगी, वो 3 दिसंबर 2023 को, मतलब सुबह शाम ऐसे करके एक ही दिन में मतगणना की जाएगी। तिथि जिसकी पूर्व निर्वाचन संपन्न हो जाएगी दोस्तों। अगर मतगणना 3 दिसंबर को पूरी हो जा रही है, तो इस प्रकार से 3 से 4 तक में पूरी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि 5 दिसंबर 2023 तक जो इलेक्शन होगी, वो पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। कौन सीएम है उस दिन डिसाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में देखें कि प्रथम चरण में कुल 20 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से लेकर 91 तक दिया गया है, जिसमें 5303 इतना मतदान केंद्र संपन्न कराया गया है, मतलब बनाया गया है मतदान केंद्र। तो जो प्रथम पाली में जो निर्वाचन होगी, वो 20 विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। और जो द्वितीय चरण में विधानसभा जो निर्वाचन होने वाली है, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जो क्रमांक 1 से 70 तक है, उसके लिए 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये 20 विधानसभा क्षेत्र और ये 70 विधानसभा क्षेत्र, जो कि दोनों चरणों में होने वाली है, उसके लिए इतना 5303 और 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर कोई जो मतदान देने के लिए जाते हैं मतदाता, तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि उसको आइडेंटिटी कार्ड के रूप में इनमें से जो एक है, उसके पास होना अनिवार्य है, तभी वो वोट दे पाएंगे। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर मनरेगा जॉब कार्ड है, फिर भी दे सकता है, या फिर बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोकॉपी युक्त पासबुक वगैरह। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ उसके पास अगर रहा मतदाता के पास, तो वो जाकर वोट दे सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें,
जो निर्वाचन नामावली है इस प्रकार से है कि दिनांक 4/10/2023 को निर्वाचन नामावली की अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 इतने मतदाताएं हुई हैं, जो कि इस दिन जब लास्ट लिस्ट जारी किया 4 नवंबर 2023 को, उस दिन देखा गया कि 2,03,60,240 इतना मतदाताओं की संख्या है, जिनमें से अगर 1,20,800 मेल हैं और बाकी जो 1,02,00,000 के आसपास जो वोटर्स हैं वो फीमेल के अंतर्गत आती है। और दोस्तों प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में अगर देखा जाए 2,03,80,079 इतना आसपास मतदाताएं हैं टोटल, अगर सेवा मतदाता और ये सब जारी किए गए दोनों को अगर मिला दिया जाए तो। अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें, इलेक्शन पॉपुलेशन की रेशियो, तो 67.03 इतना परसेंटेज जेंडर रेशियो है, मतलब 67.03 और 1012 इतना दोस्तों जेंडर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब इलेक्शन पॉपुलेशन रेशियो इन द सेंस 67.02 और ये जेंडर रेशियो 1012 इतना है। नेक्स्ट बात करें विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान की राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,88,000 इतना 520 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 9.5% की वृद्धि हुई। इस बार देख लीजिए दोस्तों, ये 1,85,00,000 के आसपास थे और अभी कितना है, ये 2,03,00,000 इतना, तो एक हिसाब से इतना परसेंट की ग्रोथ हुई है, उसके बारे में बताया गया है। जो चिन्हांकित दिव्यांग है PWD मतदाताओं की संख्या 1,60,955 है। प्रदेश में जो ट्रांसजेंडर है तृतीय लिंग के कुल 790 मतदाताओं की पंजीकृत किया हुआ है कि इतने, मतलब छत्तीसगढ़ में 790 ट्रांसजेंडर हैं वो वोट देने वाले हैं इस बार। प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हुए हैं। कुल मतदाताओं में 18 से 19 वर्ष की आयु में मतदान करने वाले की संख्या अगर देखा जाए, मतलब नया नया जो वोट देने वाले हैं इस साल, उसकी संख्या 7,23,771 के आसपास है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करें तो 1,86,215 है। राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या अगर देखा जाए तो 2,462 है। काफ़ी कम है, लेकिन एक हिसाब से अ, इतना लिस्ट जारी हुआ है, मतलब इतने लोग जो 100 ईयर से पूर्ण कर चुके हैं, उनकी संख्या 2462 है। नेक्स्ट अगर बात करें मतदान केंद्रों की, तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 20,920 मतदान केंद्र लोकेशन है, मतलब एक लोकेशन इतना है, तो किसी किसी लोकेशन में 2-3 मतदान केंद्र भी होते हैं, तो उस हिसाब से 20,920 मतदान केंद्र लोकेशन है और टोटल क्षेत्र देखा जाए तो ये 24,109 मतदान केंद्र है, जिसमें से 3,227 शहरी क्षेत्र में है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में है, जो कि 17,693 के आसपास मतदाता केंद्र है। राज्य के सभी मतदाता केंद्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, जैसे रैंप हो गया, पेयजल, विद्युत, प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदाता सहायता केंद्र, वोटर असिस्टेंट बूथ का निर्माण किया जाएगा। राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे और जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे और 5 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र और एक युवा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग केंद्र, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। और राज्य भर में इस बार कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श केंद्र और 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र और 90 यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र इस प्रकार से बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में जो बुजुर्ग जन हैं या दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु एक मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग हेतु उधर होंगे, ताकि इनको कोई परेशानी हो
होगा उस दिन, तो उसके बारे में उनकी सहायता के लिए ये लोग खड़े रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक मतदाता केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 तक ही रखा जाएगा, क्योंकि 1500 से अगर ज़्यादा रखते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो इसीलिए उनके द्वारा ये 1500 तक निर्धारित किया गया है। विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य मतदाता केंद्रों की संख्या 23,667 थी और अभी 24,000 के आसपास है, तो कुछ परसेंट ज़्यादा है, जिसमें 45 सहायक मतदान केंद्र थे। इस बार आवश्यकता अनुसार 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राज्य में 50% मतदान केंद्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी। मतलब अच्छी पहल है इस बार कि 50% मतदाता केंद्रों के मतदान दिवस को लाइव ब्रॉडकास्टिंग करवाई जाएगी। तो अगर डाक मत पत्र के बारे में देखें तो अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40% या उससे अधिक दिव्यांग रहने वाले दिव्यांगजन या फिर कोविड-19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्रारूप 12 घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अंदर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे वह मत पत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकते हैं। और अच्छी पहल भी है दोस्तों कि जिस प्रकार से इन लोग कहीं न कहीं तरीके से किसी किसी तरीके से ये लोग थोड़ा परेशान हैं। अगर रहेंगे जैसे 80 वर्ष से अधिक हो गया या जो वृद्धजन हो गया जो चल नहीं सकते या 40% जो दिव्यांग है या फिर कोविड से संदिग्ध हैं, कोविड-19 से, तो इन लोग घर पर ही अपना वोट दे सकते हैं। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन होने से पहले मतलब चुनाव होने से पहले 5 दिन पहले सूचना देगा, ऐसे लिखा है। साथ ही ऐसे समस्त पत्र जो पात्र आवेदक मतदाता हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जाएगा और यह मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे और मतदान दल के रूट चार्ज और उनके दौरे की सूचना अभी सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी कि कब वो लोग जाने वाले हैं, ये सब उनको पता रहेगा, सब बता रहा है और जाकर गोपनीयता से एकदम सिक्योर तरीका से उनका वोट ले लिया जाएगा घर पर ही। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को ATPBS जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा, जिस पर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्रों में मतदान की पात्रता रहेगी। इस हेतु इन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्रारूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट निर्वाचन कर्मचारी जो अपने ही विधानसभा में कार्यरत है उसको उनको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे वे अपने विधानसभा के किसी भी मतदाता केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान दे सकेंगे। क्योंकि ये निर्वाचन कर्मी है दोस्तों, तो उनको इन सभी को संभालना पड़ेगा, तो इसलिए इनको भी तो वोट देने का अधिकार है। तो इन लोगों को वोट देने का अधिकार इस प्रकार है कि ये लोग निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के जरिए ये लोग वोटिंग करेंगे। एक किसी भी केंद्र में जाकर उनको एक प्रमाण पत्र रहेगा कि ये लोग उस समय कर्मचारी थे, काम कर रहे थे। और नाम निर्देशक व्यवस्था के बारे में देखा है तो सभी नाम निर्देशन पत्र जिला स्तर पर ही लिए जाएंगे। अगर कोई भी यह चुनाव के लिए उठना चाह रहा है तो अपने जिला लेवल में ही जाकर अपना नाम देंगे और नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश किए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि कोई अपना 4 या 5 से कार लेकर जा रहा है और वो उधर पार्क कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। केवल 3 जो वाहन है उतना ही मतलब ले जा सकता है अपने नामांकन के समय और उसको जिला लेवल में ही नामांकन के लिए अपना फॉर्म डाल सकता है, इसके बारे में बताया गया। और साथ ही जमानत राशि के रूप में जो अनरिजर्व वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपये और जो आरक्षित है जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5,000 रुपये रखी गई है। नाम निर्देशन के लिए कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के लिए गए रहेंगे उनके साथ 4 और लोग, मतलब टोटल 5 लोग ही
उस कक्ष में जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर बैठे रहेंगे वहाँ सबमिट करा पाएंगे, ऐसे ही बता रहे हैं। ऑनलाइन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और जिनमें नामांकन पत्र और शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनको मुद्रण कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत प्रस्तुत किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट, नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा। अगर प्रचार प्रसार के बारे में बात करें कि किस प्रकार से वो अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से, ये देखिए दोस्तों, स्वीप अभियान ये इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है, ताकि सभी को जन जन तक पहुंचे कि एक्चुअल में इलेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए अलग अलग माध्यम से अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी कि वो 40 स्टार तक को ही अपना प्रमोशन वगैरह जो रहता है उस तक ले सकेंगे, और जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या 20 होगी। तो जो राजनीतिक दल होंगे वो 40 स्टार तक को ही प्रचार के लिए बोल सकते हैं, और जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो 20 संख्या उनकी संख्या 20 होगी। राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के 7 दिन के भीतर देना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं आदर्श आचार संहिता के लिए जो गाइडलाइन दिया गया है, उसमें लिखा है कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। जिस दिन दिशा निर्देश मतलब निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है उसी दिन ये आचार संहिता लगा है। और वैसे भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी द्वारा, वो 9 नवंबर को हुआ था दोस्तों एक हिसाब से, तो उसी दिन ही आचार संहिता प्रभावित हो गई। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त तो होते तक यह प्रभावशील रहेगी, और जैसे ही निर्वाचन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिक ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रहा है। तो जब तक इलेक्शन होगी तब तक ये आचार संहिता प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जा रही है। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जो कि नीचे दिया गया है। जैसे संपत्ति का विरूपण पर प्रभावी कार्रवाई, मतलब जो संपत्ति रहेगा उसका डिस्टोर्शन किस प्रकार से करेंगे। विरूपण मतलब डिस्टोर्शन होता है, तो जैसे सरकारी संपत्ति का विरूपण किस प्रकार से किया जाएगा, विरूपण। तो इस उद्देश्य के लिए सभी सरकारी कार्यालय उन परिसरों में जिनका कार्यालय भवन स्थित है उसके सभी दीवार लेखन या पोस्टर, स्टिकर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे किसी अन्य रूप से विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर हटाया जाएगा। मतलब कुछ भी कार्यालय वगैरह में नाम वगैरह लिखा रहता है वो सबको चिपकाया जाएगा 24 घंटे के अंदर। सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग किस प्रकार से रोका जाएगा, उसके लिए बता रहा है कि सभी सार्वजनिक स्थलों जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे, ये सभी मार्ग, सरकारी बसें, ये सब नगर पालिका स्थान वगैरह हो गए, ये सभी सम्मिलित है। इसके लिए राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखा, पोस्टर, ये सब 48 घंटे के भीतर हटाया जाएगा। ये जो सरकारी कार्यालय वाला था, संपत्ति था, उसके लिए 24 घंटा है, और बाकी जो स्थान वगैरह है उसके लिए दोस्तों 48 घंटा है। और निजी संपत्ति का अगर देखें उसके बारे में, तो उसके लिए 72 घंटे का टाइम दिया गया है। और आधिकारिक वाहनों का उपयोग, इसके बारे में देखें तो किसी भी राजनीतिक दल के और उसके उम्मीदवार या किसी अन्य जो आधिकारिक शासकीय वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधन रहेगा, मतलब वो यूज नहीं कर सकते, उसके लिए प्रतिबंध रहेगा। और सरकारी खर्चे पर विज्ञापन, तो आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चों पर समाचार पत्रों और अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया द्वारा दुरुपयोग राजनीतिक समाचारों के पक्षतापूर्ण प्रकाशन, प्रसारण एवं सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। चौथा पॉइंट अगर देखें चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति, तो चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन का वाहन परमिट जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, और बिना परमिट जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा, उसी के वाहन को तत्काल जब्त किया जाएगा। मतलब बिना परमिट का जो रहेगा उसके वाहन को
जब तक कर लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है। प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आम सभा के बारे में देखा जाए तो सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से ही प्रशासन द्वारा कर लिया गया है कि कौन सी जगह में सभा होगा, कैसे कैसे होगा, उसके लिए पहले से ही तय है। यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था हो तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी कि कोई शैक्षणिक संस्था में हम लोग सभा करने वाले हैं, इसके लिए उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात प्रतिबंधित होगा, मतलब 10 बजे तक ही अपना सभा का आयोजन कर सकते हैं किसी शैक्षणिक संस्था के लिए। आयोजन की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे के पूर्व ही अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं किया जाएगा, मतलब 2 दिन पहले और किसी भी प्रकार से जो सभा वगैरह का आयोजन होता है वो नहीं की जाएगी, ऐसा गाइडलाइन में दिया गया है। रैली की अनुमति के बारे में बात करें तो रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और उसका उल्लेख आवेदन में किया जाएगा। रैली के प्रारंभ और अंत का समय स्थान पूर्व से निश्चित होगा। रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि रैली की लंबाई अत्यधिक है तो कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना चाहिए। ये सब दिया गया है। रोड शो की अनुमति के बारे में देखा जाए तो रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी और 10 से अधिक वाहन की दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो पूरा बहुत ही भीड़ हो जाएगा। इसीलिए अगर 10 वाहन हैं तो 100 मीटर का गैप होना चाहिए, फिर 10 वाहन, फिर गैप, ऐसे करके होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी। बच्चों और स्कूल यूनिफॉर्म में शालेय छात्र छात्राओं को रोड में शामिल नहीं किया जाएगा और ये सही भी है दोस्तों। लाउड स्पीकर की अनुमति के लिए निर्देश है कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसिबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अ, अनुमति दी जाएगी, मतलब एक निर्धारित, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए एक नियमित जो भी डेसिबल होगी उसकी उसी पीक तक ही उसको चालू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसे बताया जा रहा है। लाउड स्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी और मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा। अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति के बारे में बात करें तो किसी भी अतिक्रमण भूमि या भवन पर अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल में लगे हुए भवनों में अस्थायी प्रचार कार्यालय की अनुमति भी नहीं दी जाएगी और किसी भी केंद्र के 200 मीटर जो मतदान केंद्र रहेगा उसके 200 मीटर की परिधि में भी किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित की जा सकती। इस प्रकार से गाइडलाइन दिया गया है। इस सभी प्रकार के आवेदनों को सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी लिया जाएगा एवं पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के अनुसार दी जाएगी, ऐसे ही बताया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, इसका सेकेंड पार्ट अपलोड होगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।